मैं पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इतना भयंकर अनुभव नहीं किया था। एक ट्रकर होने के नाते जाहिर है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें काफी जोखिम भरी जगहों पर सोना पड़ता है। ऐसी जगहें जहां आमतौर पर कोई भी रात के समय गाड़ी पार्क नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी आपको विकल्प नहीं देती। ये कहानी एक ऐसी याद है जो मेरे बहुत करीब है। इसलिए नहीं कि मुझे ये बहुत पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मुझे एक ऐसी याद दिलाती है जिसने मुझे कुछ इस तरह तैयार कर दिया है कि अब मैं हर एक मिनट का रूट लिखता हूँ, वो भी शुरू से लेकर अंत तक। उस दिन के बाद से मैंने खुद को एक सुरक्षित जगह पर ही सुलाया है। कुछ लोग इसे भगवान का कोई आशीर्वाद कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे सदमा कहता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं 30 माइल की दूरी तय करके डिलीवरी का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो रास्ता टनल से होकर जाता था, जिसमें खत्म होते ही आसपास अंधेरा और पेड़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी बस 3 घंटे हुए हैं। नियम के अनुसार मुझे हर चौथे घंटे में आराम करना चाहिए, और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाला था जिससे मेरा ट्रकर लाइसेंस जब्त कर लिया जाए। अगर मैंने आराम नहीं लिया तो मेरी हालत और भी खराब हो सकती है। लेकिन मैं कितना नादान था। जैसे ही मैंने देखा कि मैं 4 घंटे पूरे करने से सिर्फ कुछ ही मिनट दूर हूँ, तो मुझे सड़क के किनारे एक जगह दिखाई दी। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, मैं ये देखकर खुश हो गया कि वो जगह एक खुले मैदान की तरफ जा रही है। मैं अंदर चला गया। मैं रात के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और भी काफी कुछ की। तभी मैंने दूर से गाड़ी के इंजन की आवाज आती हुई सुनी। जिस नहर के आगे खड़ा होकर मैं ब्रश कर रहा था, वो पास में ही था। मेरा ट्रक मुझसे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर पीछे खड़ा हुआ था। जैसे उस गाड़ी की चमकती हुई लाइट्स मेरे पास आने लगी, मैं व्याकुल हो गया। वो गाड़ी पास आते आते तक काफी धीरे हो गई और मेरे पास से गुजरकर चली गई। जब वो मेरे आगे से निकली तो मैंने उसके काले शीशे से अंदर देखने की कोशिश की। मैंने फौरन अपने मुंह से टूथपेस्ट थूका और भागकर ट्रक में घुस गया। लेकिन मैंने दरवाजा तब तक बंद नहीं किया जब तक मैंने उस गाड़ी को वहां से निकलकर पेड़ों में छुपते हुए नहीं देखा। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा अंदर से बंद किया तो मैंने पारंपरिक ट्रक वाला काम किया और ज्यादा सुरक्षा के लिए दरवाजे के हैंडल को चारों ओर सीट बेल्ट से बांध दिया। ये मुश्किल जगहों पर खुद को सुरक्षित रखने का एक आम तरीका है, जिसे मैंने उस रात भी आजमा लिया। सभी पर्दे लगाने के बाद मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। मैं रेंगते हुए बिस्तर पर गया, चादर को अपने ऊपर खींचा और कुछ ही सेकंड में गहरी नींद सो गया। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली। हालांकि अचानक रुकावट से हैरान होकर मैं ट्रक के सामने की ओर घूमते कदमों की नरम आवाज को पहचान सकता था। वो दरवाजे के ठीक बाहर रुक गया। एक पल के लिए मैं दंग रह गया। इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता कि ऐसा डर की वजह है या जिज्ञासा। बैंग! एक तेज आवाज ने पूरे ट्रक को हिला दिया और मैं अपने बिस्तर से नीचे गिर गया। बैंग बैंग! वो आवाज और भी तेज होती गई और साथ ही साथ और गहरी भी। मैंने जल्दी जल्दी अपने जूते पहने। मेरे हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से कोशिश करने के बावजूद कौन है बाहर? कोई भी जवाब नहीं आया। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। मैंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। मेरी चेतावनी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आवाज और तेज होती गई। कोई इंसान या जानवर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और मैंने ट्रक की चाबी लगा दी। ट्रक चालू होना शुरू हुआ और लाइट चलने की वजह से मुझे पर्दे के आर पार सामने मैदान में कुछ दिखाई दिया। मेरे ट्रक के सामने से पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। मैंने पर्दा हटाते हुए चिल्लाकर कहा। एक ही पल के अंदर मैंने अपने सामने काले कपड़े पहने एक आदमी को तेजी से भागते हुए देखा। उसके एक हाथ में मेरी बाजू जितना लंबा शिकार वाला चाकू था और दूसरे में एक हथौड़ा। मैंने देखा कि वो भागकर कहाँ जा रहा है। मैदान के एक अंत में काले रंग की एक गाड़ी खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं डरते डरते बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो आदमी इधर उधर घूम रहा था। वो गुस्से से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने चाकू को अपने चेहरे के सामने लटकाना शुरू किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और त्वचा ने जैसे शरीर छोड़ दिया। वो सामने खड़ा था और मुझे ही घूर रहा था। मैंने अपनी खिड़की खोली और उस पर चिल्लाने लगा, अगर तुमने एक भी बार फिर यह किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने एकदम अपना सर लटकाया और अचानक तेजी से भागकर मेरी तरफ आने लगा। मेरी तरफ आते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और बीच बीच में चाकू और हथौड़े को इधर उधर हिलाने लगा। मैं बहुत डर गया। इंजन ठप हो चुका था। खिड़की अभी भी थोड़ी खुली हुई थी और मैं इंजन को वापस से चालू करने के लिए छटपटा रहा था। आवाज बंद हो गई। जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा शीशे से सटाया, मैंने अपना सर पीछे घुमाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसके दांत नोकीले थे और कांच को कुतरते समय उसके मुंह के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि... अचानक उसकी तरफ से हथौड़ा जोर से कांच की तरफ लगा। एक ही बार ने कांच में दरारें डाल दी। वो हिल गया। मैं इंजन को चालू करने की कोशिश कर रहा था। एक और बार कांच बिखरने लगा। इंजन गड़गड़ाहट करके धड़ाम हो गया। केबिन ने इंजन और पसीने की बदबू थी। तीसरा बार और कांच चटक गया। जब वो कांच पर हथौड़े से वार कर रहा था तो उसकी आंखों पे गुस्सा भरा हुआ दिखाई दे रहा था और दूसरे हाथ में लिए चाकू को उसने कांच पर रगड़ा। चौथी बार वार हुआ। इंजन में जान आ गई।
कांच का अभी भी आखिरी वक्त ही बचा था और मैंने जोर से पाँव एक्सीलेटर पर रख दिया। ट्रक अचानक से आगे बढ़ा और उस पागल आदमी को पीछे गिरा दिया। उसका हथौड़ा अभी भी खिड़की से लटका हुआ था और मैं उस जगह से निकलकर सड़क पर आ गया। मैंने साइड के शीशे से देखा कि वो भी मेरे पीछे पीछे सड़क तक आ गया था। वो बीच रास्ते में रुक गया और मुझे घूरने लगा। एक बार फिर उसने अपने चेहरे के आगे उस चाकू को घुमाया। बस सिर्फ इस बार उसने उससे मेरी तरफ इशारा किया। उस दिन के बाद से मैं अपने रूट पहले से ही प्लान करके निकलता हूँ और आगे कभी उस तरह के पागल ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो भगवान के क्रोध से नहीं बच पाएगा। अब मैं अपने बिस्तर के नीचे भरी हुई राइफल रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अगर वो आदमी वापस आया तो मैं ही उसे उम्र भर के लिए ऐसा सदमा दूंगा जैसे उसने मुझे दिया है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसका सदमा बारूद और मौत के सपने जैसा होगा। मुझे याद है कि एक समय मैं सोचता था कि सी किस तरह का इंसान है। मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो बहुत अमीर था और वो चाहता था कि मैं उसका सामान बहुत ही गुप्त तरीके से इधर से उधर लेकर आऊं। ज्यादातर समय मैंने बहुत ही अच्छा काम करके दिया है। मेरा मतलब है कि मेरा ट्रक बहुत ही पुराना था और खराब हो चुका था। कुछ चीजें पहले ही ट्रक से गिर चुकी थी, जबकि मैं उनमें से ज्यादातर चीजों को बचाने में सफल रहा था। जब तक मैं ताक झांक नहीं करता था, किसी को ये नहीं बताता था कि मैं क्या ले जा रहा हूँ, सी को कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार गुस्सा दिलाया है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करता। सोचिए, उसका एक बार मुझे फोन पर से ही चिल्लाना मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ठीक है जैरेड, अब अकेले घूमना बहुत हुआ। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो सोचेगा कि तुम पागल हो। मेरा मतलब है कि शायद मैं था भी इस दुनिया में क्योंकि मेरा एक मात्र कनेक्शन सी था, जो वास्तव में किसी कनेक्शन जैसा था नहीं। इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता था और ना ही ज्यादा लोग थे जिनसे मैं बात कर सकता था। जैसा कि मेरी माँ ने एक बार कहा था, मैं किसी काम का नहीं था, बस एक नाकाम लड़का जिसके पास खटारा सा ट्रक है। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता था। उसका काम अजीब और गरीब निर्देशों के साथ आता था और यहाँ तक कि अजीब सामान के साथ, लेकिन वो मुझे इसके अच्छे पैसे देता था। मैं उसके निर्देश को मानते हुए सर हिला देता और फिर अपने नए जीपीएस में पता डालकर निकल पड़ता। सी ही वो आदमी था जिसने मुझे जीपीएस पिछले साल तोहफे में दिया था, जब उसे पता चला कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये बहुत ही कमाल की चीज थी। ये मुझे खाली सड़कों के बारे में बताती थी। आज की शिपमेंट कुछ ज्यादा ही अजीब थी। मेरे ट्रक में एक कबर्ड रखा था जिसे बहुत ही सुरक्षा के साथ चादर और तरपाल से ढका गया था। कहा गया कि ये बहुत ही कीमती है, लेकिन मुझे तो ये श्रापित लग रहा था। जब मैंने उस ट्रक में रखा, पुरानी एंटीक लकड़ी ने एक अजीब सी आवाज की। उसे दर्द हो रहा हो। जाहिर है कि ऐसा नहीं था, मैं बस अपना काम कर रहा था। जब तक मुझे काम के अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने मजाक में अपने आप को कहा। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर मैं उस रास्ते चलने लगा जहां मुझे जाना था। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत थी। अगर हो सके तो आज तुम रास्ते में ज्यादा बार मत रुकना जैरेड, और प्लीज पुलिस से अपने माल के बारे में सावधानी बरतना। ये एक एंटीक आइटम है, ओके? मैं नहीं चाहता कि वो इसे बर्बाद कर दें, सिर्फ ये सोचकर कि इसमें कुछ गलत है। ठीक है बॉस, मैं ये बात समझ सकता था। कई बार रास्तों में मुझे पुलिस मिली है और वो कई बार काफी अनाड़ी भी रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि एक बार उन्होंने मेरे ट्रक का कांच तोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें इस वजह से किसी तरह के श्राप का सामना करना पड़ा होगा। मेरी दादी बहुत ही अंधविश्वास में मानती थी। हाँ, जैसे कि ये सच हो। श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन बेवकूफ पुलिस होती है। दरअसल बात यह है कि मुझे जाने देने के ठीक बाद उन दोनों पुलिस वालों का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। एक अजीब सी तेज आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। पहले तो मुझे लगा कि कोई टायर फट गया है। क्या वाकई? अब ये क्या? जैसे ही मैं अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से में गया तो मैंने देखा कि मेरा कीमती कार्गो अपने आप नीचे गिर गया है। हाँ? क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। जाहिर है ना चाहते हुए भी इस बात पर मेरी हंसी निकल गई। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने उस डब्बे को पीछे की तरफ ढकेला। तुम्हें पता है कि कभी कभी मैं चाहता हूँ कि मेरा काम में थोड़ा मजा हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर कुछ पागलपंथी जैसा हो जाए, लेकिन खैर कभी कभी बोरिंग होना भी जरूरी होता है ना? उसके अगले 1 घंटे में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने रेडियो में गाने सुने, गुनगुनाया और चलता रहा। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी थकावट होने लगी। मैं समझा नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं और ट्रक नहीं चलाना चाहता था। शायद मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ये एक बेहतरीन आइडिया तो नहीं था, लेकिन ट्रक क्रैश करने से बेहतर था, क्योंकि वरना मैं गाड़ी चलाते चलाते सो सकता था। मैं कई बार ऐसा होते हुए देखता हूँ और ये एक अच्छी बात नहीं है। मैंने ट्रक को साइड में लगाया और उससे बाहर निकल कर आ गया। मैं थोड़ा आगे चलकर खुद को अच्छा महसूस करवाना चाहता था और तभी मैंने उसे पहली बार सुना। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। हाँ? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे।
इस बार मैंने उन शब्दों को और भी ज्यादा ऊंचा और साफ सुना। वो बार बार दोहराए जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से आ रहे थे, मेरे दिमाग से। ओके, लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मेरा फोन दोबारा बजा और ना चाहते हुए भी मेरी आंखें घूम गई। मैं बिना एक भी दिन आराम लिए लगातार गाड़ी नहीं चला सकता था। फिर भी मुझे एक बार के लिए सी का इस तरह मेरे पीछे पड़ना बहुत ही अजीब लगा। क्या तुम जल्दी करोगे प्लीज? हमें तुम्हारे कारकों की जल्द से जल्द जरूरत है। क्या वो जानता है कि मैं ब्रेक लेने के लिए रुका हूँ? शायद वो मेरे जीपीएस को ट्रैक कर रहा था। सॉरी बॉस, लेकिन मुझे क्विक नैप चाहिए। आपके जानने से पहले मैं वापस रोड पर दिखूंगा। सी के मैसेजेस ने मेरा फोन भर दिया, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज करने के बारे में सोचा। मुझे मालूम था कि ऐसा करने से मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, बहुत ही अजीब एकदम से, और मुझे लग रहा था कि मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रोड पर एक बार फिर से निकलने से पहले मैं किसी बच्चे की तरह 5 घंटे तक सोया। मेरी ज्यादातर नींद बीच बीच में टूट रही थी, क्योंकि बाहर से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। मैं एक बार और रोड पर निकल गया हूँ। सॉरी बॉस। सी ने जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बाद में थोड़ी डांट खा लेंगे, लेकिन मैं जल्द ही एहसास कर लेता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं खुद को बार बार जोन आउट होते हुए महसूस करता हूँ। मैं पहले से ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था। एक बार तो मैंने करीब 1 घंटे तक बिना इधर उधर देखे गाड़ी चलाई। जब मैंने आकाश में धुआं उठता हुआ देखा तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। उसके बाद सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। वो पुलिस की थी। मेरे पीछे पुलिस की 5 गाड़ियां थी। ये क्या? आखिरी हुआ कैसे? मैं जानता था कि गाड़ी चलाते चलाते मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर से नाता तोड़ चुका था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहां हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अच्छा लग रहा है ना? एक धीमी रस भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा, इस उम्मीद में कि शायद गाड़ी में मेरे साथ कोई था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मैं अकेला था। चाहे जो कुछ भी हो जाए उसकी बात मत सुनना। ठीक है जैरेड, शायद तुमने जितना सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा नींद की जरूरत थी। हाँ ऐसा ही है। बस गाड़ी रोको, पुलिस से बात करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ी चलाओ। मैंने गाड़ी और तेज भगा दी, जो मैं पहले कभी नहीं करता था। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। मैं अपने नियंत्रण में नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा था। मैं नहीं जानता क्यों, या फिर मुझे पता था। मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। मैं बस इतना जानता था कि मेरी गाड़ी पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लाल पेंट से ढक चुका था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये कुछ और हो, है ना? हाँ, यही तरीका है इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने का। कंफ्यूज्ड और खोया हुआ मैंने अपने पैर पेडल से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करने से असमर्थ था। जैरेड व्हाइट, तुम कई लोगों का एक्सीडेंट करने के जुर्म में पुलिस की गिरफ्त में हो। गाड़ी रोको। और आवाजें मेरे कान में बजने लगी, लेकिन मैं चाहते हुए भी अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा नहीं पा रहा था। मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश करी, नियंत्रण पाने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। बस इतना ही, मैं बस आजाद होने ही वाला हूँ। मैंने दूसरी बार उसे देखा। उसका चेहरा फैला हुआ था, आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो रियर व्यू में देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे वो मेरा कोई दोस्त हो जो मेरे साथ यात्रा कर रहा हो। और फिर मैंने एक खाई सामने आती हुई देखी। मैंने सड़क पर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे रहने नहीं दे रहा था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाऊं। जिस स्पीड में मेरा ट्रक चल रहा था काफी खतरनाक था, पर फिर भी मैं जानता था कि मुझे क्या करना था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने लोगों को मेरे पीछा करते हुए देखा। उनकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने साइड में लगे हुए बैरियर्स को टक्कर मार दी थी, और उसके बाद सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मैं ठीक था, लेकिन वो लोग जिन्हें उसने चोट पहुंचाई वो ठीक नहीं थे, और अब मुझे उस गिल्ट के साथ जिंदगी बितानी थी। मेरी कहानी लॉस एंजलिस जाते हुए 10 फ्रीवे पर शुरू हुई। ट्रैफिक की वजह से मैं एक जगह फंसा हुआ था। ये कोई नई बात नहीं थी। किसी घटना के होने की वजह से सड़क को कुछ देर बंद करने जैसा स्थिति अक्सर आती रहती, लेकिन वो दिन कुछ अलग था। पास ही में कहीं आग लगी थी, जिस वजह से कई घंटों तक रास्ते को बंद कर दिया गया था। एक ऐसा इंसान जो आम गाड़ी चला रहा हो, उसे अगर फ्रीवे की तरफ से जाने के लिए कह दिया जाए तो उसके लिए वो बहुत ही निराशाजनक और परेशान करने वाली बात बन जाती है। और 16 पहिए वाले ट्रक ड्राइवर के लिए तो एक किसी बुरे सपने से कम नहीं। 5 घंटे के भयानक जाम के बाद मैं आखिरकार लॉन्ग बे हार्बर पर पुराना सामान डिलीवर करके नया सामान उठाने में सफल हुआ। आमतौर पर मैं ऑस्टिन होते हुए टेक्सास और फिर वहां से लॉन्ग बीच जाता हूँ, और फिर कैलिफोर्निया होते हुए ना जाने क्या लेकर वापस लौटता हूँ।
सच कहूं तो चाइना से आया हुआ कोई बेकार सामान ही होता है, जैसे कि खिलौने, घर की सजावट का सामान जो डिस्काउंट स्टोर्स बेचते हैं। मैं ज्यादातर ध्यान नहीं देता कि पीछे क्या भरा जा रहा है, जब तक वो जिंदा ना हो या फिर उसे रेफ्रिजरेटर की जरूरत ना पड़े। वापस आते हुए मैंने 91 फ्रीवे लेने के बारे में तय किया, जिसके बारे में मैं अक्सर भूल जाया करता था। मेरा मतलब है कि ज्यादातर बार, और ये भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फिर भी 10 फ्रीवे पर वापस आने के लिए ये लॉस एंजलिस के आसपास की सड़कों पर जाने से बेहतर था। तो अगले 2 घंटे की रुकावट के बाद मुझे आखिरकार डेजर्ट पर आराम से चलाने की जगह मिल गई। अब तक घड़ी में 8 बज चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन मुझ पर भारी पड़ चुका था। बदकिस्मती से मेरे पास आगे एक काम था जो 7 घंटे तक जाम से फंसे रहने की वजह से खराब हो चुका था। मैं जानता था कि ये नियमों के खिलाफ था कि मैं दिए गए घंटों से ज्यादा वक्त तक गाड़ी चलाऊं, लेकिन मुझे लगा कि जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं रात भर गाड़ी चलाकर रास्ता तय कर सकता हूं। ट्रक में पेट्रोल भरवाने के लिए मैं करीब 8:45 बजे इंडिगो के गैस स्टेशन पर रुका। वहां मैंने अपने लिए रेड बुल और रात का खाना भी ले लिया। मुझे रेड बुल से नफरत थी क्योंकि वो हमेशा मुझे चिड़चिड़ा बना देती थी, लेकिन देर रात तक जगे रहने के लिए वो बहुत ही जरूरी थी। जब मैं अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था तो मैंने एक आदमी को सामने से आते हुए देखा। वो लिफ्ट मांग रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जोर से आवाज लगाते हुए उससे पूछा। मुझे एक दो बार उससे आवाज लगानी पड़ी क्योंकि फ्रीवे में चल रहे ट्रैफिक की वजह से उसने सुना नहीं। उसने सोचा कि वो पास आके बात करे। जा रहा हूँ। ओह, फिनिक्स। मुझे लगा कि शायद मैं लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपने साथ एक अनजान व्यक्ति को सहयात्री बनाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन मैं ऐसा कई बार कर चुका था। ये रेडियो सुनने से तो बेहतर ही था। ड्राइव करते हुए किसी से बात करना बहुत बढ़िया तरीका है। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं टेक्सास जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। उसने मेरे साथ बैठने में कोई संकोच नहीं दिखाया। जैसे ही मैंने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, उसे याद आया कि वो फ्रीवे पर कुछ भूल गया है। सच कहूं तो मैं इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस आदमी को पहले से ही कह चुका था कि मैं उसे लिफ्ट दे दूंगा। 10 मिनट बाद वो एक बैकपैक के साथ वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे मिलिट्री के लोग रखते हैं। क्या तुम फौज में हो? मैंने उससे बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो हल्का सा गुर्राया। उसका ध्यान साइड पर लगे शीशे पर था। इराक में था मैं। और उसने अपना चेहरा वापस से पलट लिया। उससे मुझे एहसास हो गया कि वो अपनी सर्विस की बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं सोचने लगा कि मैं उससे और क्या बात करूं। तो तुम फिनिक्स क्यों जा रहे हो? मैंने उस आदमी से पूछा। वैसे मेरा नाम जॉन है। मैं हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। मिच, उसने मेरी तरफ चिल्लाकर कहा। मैंने सुना है कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे शक है कि वो मेरा नहीं, और मुझे लगा कि शायद एक बार चेक करना चाहिए। वो वापस से साइड पर लगी खिड़की की तरफ पागलों की तरह देखता रहा। ओह, मैं तो उससे बधाई देने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही होता। कई मील तक वो बाहर ही देखता रहा। उसने एक शब्द भी खुद से कुछ नहीं कहा। उसका इस तरह घूरना मुझ पर हावी हो रहा था, जिस वजह से मुझे उससे पूछना ही पड़ा। क्या किसी चीज की तलाश कर रहे हो? तभी ट्रक सड़क पर रखी किसी चीज पर चढ़ गया, जिस वजह से स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ से छूट गया। जब ऐसा हुआ तो केबिन के दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज हुई। मुझे फौरन लगा कि मेरे ट्रक का टायर फट गया है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसी तरह एक एक्स्ट्रा टायर था जो बदला जा सकता था। तुम ट्रक साइड पर लगा लो, मुझे लग रहा है कि टायर फट गया है, मिच ने कई बार कहा, और आखिरकार उसने मुझे रोकने के लिए मना ही लिया। जैसे ही मैंने साइड पर लगाने के लिए गाड़ी धीरे की, मिच ने साइड के शीशे में देखा। हम डेजर्ट के बीचों बीच थे और आसपास लोगों के नाम पर सिर्फ वो थे जो अपनी गाड़ियों से इधर उधर जा रही थी। रात के समय कोई चांद नहीं था, जिससे माहौल और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो गया था। और जिस तरह से मिच बार बार एक ही जगह पर देख रहा था, तो उसने मुझे काफी चिंता में डाल दिया। मैंने ये सोच कर ख्यालों को भुला दिया कि शायद रेड बुल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं ट्रक के रिग को देखने के लिए नीचे कूदा, और फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कैब के पैसेंजर सीट पर था। जैसे ही धुंध हटी तो मैंने देखा कि मिच ट्रक चला रहा था। ये क्या? मेरा सर पीछे से बहुत दुख रहा था। तुम बेहोश हो गए थे। मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर चला लूंगा, मिच ने कहा। उसकी आंखें सामने की खिड़की से ज्यादा पीछे की शीशे और साइड के शीशे पर ज्यादा थी। मैं तुम्हें ड्राइव करने नहीं दे सकता, ये नियमों के खिलाफ है। गाड़ी रोको, साइड में रोको। अगर किसी और ने इसे मेरा ट्रक चलाते हुए देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जब मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए जोर दिया तो मिच ने अपने बैग से बंदूक निकाली और उसे मेरे मुंह पर तान दिया। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो और मुझे गाड़ी चलाने दो, समझे तुम? मैंने अपनी आंख के किनारे से देखा कि कई मील दूर से लाल और नीली लाइट चलाते हुए कुछ गाड़ियां आ रही थी। सच कहूं तो वैसे मुझे पुलिस के होने या ना होने से खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन उन्हें देखकर यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें गले लगा लूं। गाड़ी साइड पर लगाओ, पीछे दोस्त आ रहे हैं। दोस्त?
हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जैसे ही हम बॉर्डर पार करेंगे तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूंगा। सुनता है मुर्दा? मैंने गंभीर होकर उससे पूछा। मिच की आंखों में मुझे पागलपन दिखाई दे रहा था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की गाड़ियां और करीब आ गई। उन्होंने हमें घेर लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी पुलिस एक साथ कभी नहीं देखी थी। अगर तुमने किया क्या है? मिच घबराते हुए हंसने लगा। मुंह बंद करो बस। पैसेंजर साइड के शीशे को तोड़ती हुई एक गोली आर पार हो गई। शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए और गोली सीधे जाकर मिच की आंख पर लगी। इससे मुझे स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेने का मौका मिला। अगली चीज जो मैं देख सकता था वो ये थी कि मैं जमीन पर बैठा हुआ था और मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसने मुझ पर वार किया और ट्रक छीन लिया। मैं बस एक ड्राइवर हूँ, मैंने चिल्लाकर कहा, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें मुझ पर विश्वास होगा। एक ऑफिसर ने मुझे उठाया और हाथ खोल दिए। दूसरे ने मेरा लाइसेंस चेक किया। जॉन पैकार्ड, उसने कहा और मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। क्या तुम्हें पता है कि तुम अपना ट्रक में भागे हुए अपराधियों को ले जा रहे थे? ऑफिसर ने पूछा। फिर उस ऑफिसर ने मुझे दिखाया कि मेरे ट्रक के पीछे के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया गया था। मिच ने भागे हुए अपराधी दोस्तों को उठाने का प्लान बनाया हुआ था। उसने मुझे क्यों नहीं मारा, ये बात मुझे कभी पता नहीं चल पाएगी। इसके बाद पुलिस ने मुझे जाने दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मैंने एक साइन देखा जिस पर लिखा था कि स्टेट प्रिजन की तरफ से सहयात्रियों को लिफ्ट ना दें। ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी अनजान को लिफ्ट नहीं दी।